अमूमन जब हम किसी सभ्यता के पतन या उसके बिखरने की बात सुनते हैं ना, तो दिमाग में सीधे किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन आ जाता है। हाँ, एकदम कोई बड़ा सा विस्फोट या वैसा कुछ। बिल्कुल, कोई उल्का पिंड आसमान से गिर रहा है या कोई भयानक प्राकृतिक आपदा आ गई है और शहरों में अचानक हाहाकार मच गया है। सब कुछ बहुत नाटकीय लगता है। लेकिन असल जिंदगी में चीजें इतनी नाटकीय नहीं होती। सही कहा। क्या हो अगर ये पतन रातों रात ना होकर बहुत खामोशी से हमारी रोजमर्रा की व्यवस्थाओं के बीच हो रहा हो। आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसे ही विचारोत्तेजक और गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। और ये चर्चा बहुत जरूरी भी है ना? हमारे पास कृपा शंकर जी द्वारा लिखित एक बेहद दिलचस्प अंश है जिसका शीर्षक है आधुनिक भारत, पहचान और लोकतंत्र का संकट। हमारा आज का उद्देश्य इस बात की गहराई से पड़ताल करना है कि इस विश्लेषण के अनुसार भारत की सभ्यता और संस्कृति के बिखरने का खतरा केवल एक अतिशयोक्ति क्यों नहीं है। देखिए, ये एक बहुत ही प्रासंगिक चर्चा है। ये कोई आम राजनीतिक टिप्पणी नहीं है जो केवल सतह पर तैरती समस्याओं की बात करता हो। ये हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे समाज और हमारी राजनीति के बीच जो एक बहुत ही जटिल संबंध है ना, उसका एक बहुत गंभीर अध्ययन है। ये समझने की कोशिश है कि कैसे ये तीनों तंत्र एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और कैसे एक का पतन दूसरे को संकट में डाल देता है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जब इतनी बड़ी बात कही जाती है कि पूरी सभ्यता ही खतरे में है, तो इसके पीछे के तर्कों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, बिना तर्कों के तो ये बात सिर्फ डराने वाली लगेगी। एकदम। तो इस चर्चा की शुरुआत समाज के सबसे ऊर्जावान लेकिन शायद आज के समय में सबसे असंतुष्ट वर्ग से होती है, और वो है हमारा युवा वर्ग। ये स्पष्ट है कि युवा वर्ग की सबसे बड़ी और मौलिक मांग रोजगार है, जो कि बिल्कुल जायज भी है। लेकिन इस विश्लेषण में एक बहुत ही कड़ा दावा किया गया है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मौजूदा स्वरूप में सभी को सम्मानजनक, स्थायी और सुरक्षित रोजगार देना व्यवहारिक रूप से असंभव है। पर युवा इस सच को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यह जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है वो ये है कि लेखक ने रोजगार को केवल पैसे कमाने के एक साधन तक सीमित नहीं रखा है। इसे उन्होंने संतुलित व्यक्तित्व विकास से जोड़ा है। अच्छा, मतलब सिर्फ सैलरी आना ही काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये समझना जरूरी है कि क्रय शक्ति यानी खरीदने की क्षमता ये केवल बाजार का एक अर्थशास्त्रीय शब्द नहीं है। जब किसी व्यक्ति के पास क्रय शक्ति होती है तो वो उसे समाज में एक पहचान, एक आत्मविश्वास और निर्णय लेने की स्वतंत्रता देती है। ये बात तो है। और देखिए, पूंजीवाद का जो बुनियादी ढांचा है वो मुनाफे और प्रतिस्पर्धा पर टिका है। इसके काम करने के तरीके में ही ये निहित है कि एक रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर यानी बेरोजगारों की एक फौज हमेशा मौजूद रहे, ताकि श्रम की कीमत कम रखी जा सके। एकदम सही, ताकि मजदूरों को कम वेतन पर काम करने के लिए मजबूर किया जा सके। इसलिए हर एक व्यक्ति को पूर्ण और स्थायी रोजगार देना इसके डिजाइन का हिस्सा ही नहीं है। ये बात मुझे बचपन के उस म्यूजिकल चेयर्स के खेल की याद दिलाती है। वो कुर्सियों वाला खेल। वही, जब संगीत बज रहा होता है तो सभी युवा गोल गोल घूम रहे होते हैं, ये सोचकर कि जब संगीत रुकेगा तो उन सभी के लिए बैठने की एक कुर्सी, मतलब एक सुरक्षित नौकरी मौजूद होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था का पूरा डिजाइन ही कुछ ऐसा है कि उसमें कुर्सियां हमेशा खेलने वालों की तुलना में कम ही होती हैं। कुछ लोगों का खड़ा रह जाना तो तय है, लेकिन हर युवा यही सोचकर भाग रहा है कि अगर वो और तेज दौड़ेगा तो वो बिना कुर्सी के नहीं रहेगा। म्यूजिकल चेयर्स का ये रूपक मतलब स्थिति को काफी हद तक स्पष्ट कर देता है, लेकिन असल जिंदगी में इसमें एक और गहरी मनोवैज्ञानिक जटिलता है। वो कैसे? देखिए, खेल में कम से कम सबको पता होता है कि कुर्सियां कम हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन हमारी व्यवस्था का भ्रम ये है कि हर किसी को यह विश्वास दिलाया जाता है कि अगर वो काफी मेहनत करेगा तो उसके लिए एक कुर्सी जरूर होगी। और जब संगीत रुकता है और युवा को कुर्सी नहीं मिलती तो वो इस व्यवस्था की संरचनात्मक कमी पर सवाल उठाने के बजाय अपनी ही काबिलियत पर शक करने लगता है। बाप रे, मतलब वो खुद को ही दोषी मानने लगता है। बिल्कुल, वो खुद को दोष देता है। उसका जो संतुलित व्यक्तित्व विकास होना चाहिए था वो कुंठा, निराशा और आत्मग्लानि में बदल जाता है। यही वो भ्रम है जिसके पीछे युवा एक मृग तृष्णा की तरह भाग रहे हैं। तो अगर युवा वर्ग इस रोजगार की अंधी दौड़ में जूझ रहा है तो वो लोग क्या कर रहे हैं जो पहले से ही सिस्टम के शीर्ष पर बैठे हैं? यहीं से ये चर्चा हमें समाज के दूसरे सिरे की ओर ले जाती है, यानी संपन्न वर्ग की ओर। और यहाँ लेखक ने बहुत ही कड़ी भाषा का इस्तेमाल किया है। हाँ, यहाँ इस्तेमाल किए गए शब्द बहुत चुभने वाले हैं।
ये कहा गया है कि आज के संपन्न वर्ग का समाज के साथ कोई जीवंत रिश्ता नहीं बचा है। वे पूरी तरह से केवल स्व यानी खुद तक सीमित हो गए हैं। यह समझना दिलचस्प है कि यहाँ बात केवल आर्थिक असमानता या बैंक बैलेंस के अंतर की नहीं हो रही है। बिल्कुल नहीं। अगर ये केवल पैसों का अंतर होता तो शायद स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती। ये मानवीय, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों के विच्छेद की बात है। आध्यात्मिक मूल्यों का विच्छेद, ये थोड़ा गहरा शब्द है। हाँ, और जब समाज का ऊपरी वर्ग, जिसके पास संसाधन है और जो व्यवस्था में बदलाव ला सकता है, वो खुद को भौतिक सुविधाओं के एक सुरक्षित बुलबुले में कैद कर लेता है, तो समाज का ताना बाना टूटने लगता है। इसे ही हम आध्यात्मिक पतन कह सकते हैं। मतलब आध्यात्म यहाँ पूजा पाठ से नहीं जुड़ा है? एकदम नहीं। आध्यात्म का मतलब यहाँ किसी धार्मिक कर्मकांड से नहीं है, बल्कि समाज के प्रति एक गहरी सहानुभूति और जुड़ाव से है। यह महसूस करने से है कि मेरी भलाई इस पूरे समाज की भलाई से जुड़ी है। एक तरह का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। सही कहा। जब ये जुड़ाव खत्म हो जाता है तो अमीर वर्ग अपनी चारदीवारी में सुरक्षित महसूस करता है और उसे बाहर की दुनिया की बदहाली से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस संदर्भ में एक विशेष वाक्यांश ने बहुत सोचने पर मजबूर किया कि गरीबी और अशिक्षा के बीच एक चोली दामन का रिश्ता है। हाँ, ये बहुत ही सटीक मुहावरा है यहाँ के लिए, है ना? हाँ, यानी ये दोनों एक दूसरे से इस कदर जुड़े हैं कि ये एक दूसरे को जन्म देते हैं और पालते भी हैं। लेकिन जब हम संपन्न वर्ग की उदासीनता को इस दुष्चक्र के साथ रखकर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये भयंकर आर्थिक असमानता सिर्फ अर्थशास्त्र की विफलता नहीं है। तो क्या है? ये समाज का एक नैतिक पतन है। मतलब क्या लेखक आर्थिक असमानता को समाज के नैतिक पतन के रूप में देख रहे हैं? ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। गरीबी और अशिक्षा का ये दुष्चक्र अपने आप में बहुत घातक है। देखिए, अशिक्षा के कारण व्यक्ति को अच्छे अवसर नहीं मिलते, जिससे वो गरीब रह जाता है। और गरीबी के कारण वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाता, जिससे अगली पीढ़ी भी अशिक्षित रह जाती है। ये एक अभेद्य चक्र बन जाता है जो कभी टूटता ही नहीं। बिल्कुल। और जब संपन्न वर्ग अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेता है तो नीचे के वर्ग के लिए इस चक्र को तोड़ना लगभग असंभव हो जाता है। संपन्न वर्ग का ये सोचना कि वे अपनी ऊंची इमारतों में सुरक्षित हैं एक बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि समाज तो एक ही है ना। एकदम। जब समाज की नींव में ही गरीबी और अशिक्षा की दीमक लगी हो तो कोई भी इमारत लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह सकती। अब सवाल ये उठता है कि जब समाज में इतनी गहरी खाई बन चुकी है, एक तरफ अपने में मगन संपन्न वर्ग है और दूसरी तरफ अशिक्षा और अज्ञानता में जी रही बहुसंख्यक जनता, तो राजनीति इस स्थिति का कैसे इस्तेमाल करती है? ये सबसे जटिल हिस्सा है इस विश्लेषण का। हाँ, और इस खंड पर आगे बढ़ने से पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि ये आंकड़े और दावे काफी तीखे लग सकते हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ किसी विशेष राजनीतिक दल को कटघरे में खड़ा करना या किसी का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक और सामाजिक तंत्र के काम करने के तरीके को समझना है जिसे निर्भरता की राजनीति कहा गया है। निष्पक्ष रूप से इसे समझना जरूरी है। तो ये तंत्र कैसे काम करता है? एक आंकड़ा ये भी दिया गया है कि देश की लगभग 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज पर जीवन आधारित करने के लिए विवश कर दिया गया है। देखिए, अगर हम इसे व्यापक रूप में देखें तो राजनीति इसी अज्ञानता और अभाव का सीधा लाभ उठाती है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में सरकार का काम नागरिकों की क्षमता का निर्माण करना होता है। मतलब उन्हें सक्षम बनाना। हाँ, उन्हें अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर देना ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। लेकिन यहाँ इसे निर्भरता की राजनीति कहा गया है। पॉलिटिक्स ऑफ डिपेंडेंसी। बिल्कुल। जब आप लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के बजाय उन्हें उनके अस्तित्व की बुनियादी जरूरतों के लिए सरकार पर हमेशा के लिए आश्रित कर देते हैं, तो आप दरअसल उनकी निर्णय लेने की क्षमता और व्यवस्था से सवाल पूछने की हिम्मत को पंगु बना रहे होते हैं। ये एक बहुत ही बारीक रेखा है, क्योंकि एक नजरिए से देखें तो जो व्यक्ति भूखा है उसे खाना देना तो सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। इसे सिर्फ एक नकारात्मक नजरिए से क्यों देखा जा रहा है? ये सवाल तो उठेगा ही। हाँ, इसी संदर्भ में बिहार विधानसभा चुनावों का एक विशिष्ट उदाहरण भी दिया गया है, जहां दावा किया गया है कि महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देकर खुलकर वोट खरीदे गए। क्या मतदाता इतना नासमझ है कि वो अपने वोट की कीमत कुछ हजार रुपयों या चंद किलो अनाज में आंकता है? ये सवाल बहुत अहम है और इसका सीधा जवाब है नहीं। मतदाता नासमझ नहीं है,
अक्सर ये एक गहरी हताशा और सर्वाइवल की लड़ाई का परिणाम होता है। सर्वाइवल की लड़ाई मतलब? आप खुद सोचकर देखिए, जिस व्यवस्था ने दशकों तक अच्छे स्कूल, स्तरीय अस्पताल या सम्मानजनक रोजगार के अवसर नहीं दिए, उस व्यवस्था के दीर्घकालिक वादों से मतदाता का विश्वास ही उठ जाता है। उसे लगने लगता है कि कुछ बदलने वाला तो है नहीं। एकदम सही। उसे लगता है कि जब भविष्य में कुछ बदलना ही नहीं है, जब मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी ही नहीं है, तो आज जो तात्कालिक नकद राहत या राशन मिल रहा है, कम से कम वही ले लिया जाए ताकि आज का पेट तो भरे। ये उस मतदाता की मजबूरी है। यानी जब प्रजातंत्र का प्राण, जो कि जनता की जागरूकता है, वही सूख जाए, तो तात्कालिक राहत को ही दीर्घकालिक समाधान मान लिया जाता है। हाँ, वही एकमात्र सहारा लगने लगता है। 5 किलो अनाज या चुनाव के समय मिलने वाले कुछ हजार रुपए उस मतदाता के लिए जीवन रक्षक बन जाते हैं, और वो उन नीतियों पर सवाल नहीं उठा पाता जो उसे हमेशा उसी गरीबी में बनाए रखती हैं। इसे हम दर्द निवारक दवा यानी पेन किलर और असली इलाज के बीच के फर्क से समझ सकते हैं। पेन किलर, थोड़ा समझाइए इसे। देखिए, निर्भरता की राजनीति जनता को लगातार पेन किलर देती रहती है ताकि उसका तात्कालिक दर्द कम हो जाए, लेकिन जो बीमारी की असली वजह है, चाहे वो बदहाल शिक्षा व्यवस्था हो या रोजगार की कमी, उसका कोई इलाज नहीं किया जाता। ओहो, और फिर मरीज को उस पेन किलर की आदत पड़ जाती है। बिल्कुल, धीरे धीरे मरीज उस पेन किलर का आदी हो जाता है। सत्ता पक्ष के लिए ये एक बहुत ही सुरक्षित स्थिति पैदा करती है, क्योंकि आश्रित जनता कभी विद्रोह नहीं करती, वो सिर्फ अगले राशन या अगली किश्त का इंतजार करती है। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर जनता अशिक्षित है, अपने हालात से हताश है और रोजमर्रा की जद्दोजहद में उलझी है, तो देश के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नीति निर्माता हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वे क्या कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वे इस पतन को क्यों नहीं रोक रहे? इस विश्लेषण में इस पर भी एक बहुत ही गंभीर तस्वीर पेश की गई है। ये कहा गया है कि मुट्ठी भर जो विवेकशील और जागरूक बुद्धिजीवी हैं, जो इस पूरी स्थिति को समझ रहे हैं और इससे तड़प रहे हैं, उनकी आवाज को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से दबाया जा रहा है। लेकिन ये व्यवस्थित तरीके से दबाना काम कैसे करता है? क्योंकि देखिए, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में खुलेआम सेंसरशिप तो होती नहीं है, कोई आपातकाल तो लगा नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है कि आधुनिक लोकतंत्रों में आवाजों को दबाने का तरीका बदल गया है। अब इसके लिए लोगों को जेल में डालने या उनकी कलम छीनने की जरूरत नहीं है। तो फिर कैसे होता है ये? इसे शोर के माध्यम से किया जाता है। शोर? हाँ, जब मुख्य धारा का विमर्श, समाचार चैनल और सार्वजनिक मंच जानबूझकर निरर्थक और भावनात्मक बहसों से भरती जाते हैं, तो जो तार्किक, विचारशील और समाधान खोजने वाली आवाजें हैं, वे उस शोर में बस डूब जाती हैं। अच्छा, मतलब उन्हें अप्रासंगिक बना दिया जाता है। एकदम, उन्हें अलोकप्रिय या अप्रासंगिक साबित करके मुख्य धारा के मंचों से किनारे कर दिया जाता है। और ये विमर्श जहां सबसे ज्यादा होना चाहिए था, यानी संसद में, वहां की स्थिति और भी चिंताजनक बताई गई है। ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संसद में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा और किसानों जैसे जीवन वरण के प्रश्नों पर चर्चा होनी चाहिए थी। बिल्कुल, संसद का मूल काम ही यही है। लेकिन वहां क्या हो रहा है? वहां इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने, प्रतीकों, नारों और निरर्थक भावनात्मक मुद्दों पर शोर मचाया जा रहा है। ये मुझे पूरी तरह से एक जादूगर के स्लाइट ऑफ हैंड, यानी हाथ की सफाई वाले खेल जैसा लगता है। जादूगर का खेल? हाँ, जैसे जादूगर एक हाथ से कोई चमकदार रुमाल या कोई प्रतीक हवा में लहराता है और दर्शकों का पूरा ध्यान उस चमकीली चीज की तरफ खींच लेता है। दर्शक उसी को देखते रहते हैं और ताली बजाते हैं, जबकि उसका दूसरा हाथ कहीं और कोई बड़ा खेल कर रहा होता है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। यहाँ भी बेरोजगारी और बदहाल शिक्षा जैसी असल समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए भावनात्मक मुद्दों और प्रतीकों का वो चमकीला रुमाल हवा में लहराया जा रहा है। जादूगर का ये रूपक स्थिति को काफी हद तक स्पष्ट करता है, लेकिन इसमें एक बुनियादी फर्क भी है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वो क्या? देखिए, जादूगर का खेल खत्म होने पर दर्शक ताली बजाकर खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं और उनका असल जीवन प्रभावित नहीं होता। हाँ, वो तो बस मनोरंजन है। लेकिन यहाँ जब ध्यान भटकाने वाला ये राजनीतिक खेल खत्म होता है, तो जनता उसी बेरोजगारी, महंगाई और बदहाल शिक्षा के कठोर यथार्थ में वापस लौटती है, जिसका कोई समाधान हुआ ही नहीं है। उफ, ये एक बहुत ही डरावना सच है। और इसमें एक और बात जुड़ती है।
प्रतीकों और गड़े मुर्दों पर शोर मचाना सत्ता व्यवस्था के लिए बहुत आसान होता है। आसान क्यों? क्योंकि महंगाई या बेरोजगारी पर बात करने के लिए आपको नीतियां बनानी पड़ती हैं, डेटा देना पड़ता है, अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ती है। लेकिन भावनात्मक मुद्दों पर बहस करने के लिए किसी डेटा या ठोस नीति की जरूरत नहीं होती। बस लोगों को भड़काना आना चाहिए। बिल्कुल, केवल एक ऊंची आवाज और भावनाओं को भड़काने की कला चाहिए होती है। नतीजा ये होता है कि वास्तविक समस्याएं परिदृश्य से ही गायब हो जाती हैं। और यही वो बिंदु है जहां ये विश्लेषण अपने अंतिम और सबसे गंभीर निष्कर्ष पर पहुंचता है। यह माना गया है कि इस वर्तमान व्यवस्था ने देश के वास्तविक समस्याओं से जनता का ध्यान हटाकर भारतवर्ष की अस्मिता यानी उसकी पहचान को ही गहरे संकट में डाल दिया है। सही बात है। जिस देश की पहचान उसके लोकतांत्रिक मूल्यों, जन कल्याण और विकास से होनी चाहिए थी, उसे अब नारों और प्रतीकों के शोर में उलझा दिया गया है। और देखिए, अस्मिता का ये संकट इसलिए भी गहरा है क्योंकि जब आप एक बार समाज को इस तरह के भावनात्मक भटकाव और ध्रुवीकरण का आदी बना देते हैं तो उन्हें वापस यथार्थ के मुद्दों पर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे किसी नशे की लत लग गई हो। एकदम वही बात है। समाज एक ऐसे नशे का शिकार हो जाता है जहां उसे तर्क, आंकड़े या नीतियां नहीं बल्कि केवल भावनाएं उत्तेजित करने वाले मुद्दे चाहिए होते हैं। ये लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक स्थिति है क्योंकि तब जवाबदेही पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो आखिर इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा के तारों को एक साथ जोड़ें तो कृपाशंकर जी का ये विश्लेषण एक बहुत ही स्पष्ट और विचारणीय तस्वीर उकेरता है। हमने देखा कि कैसे युवा वर्ग रोजगार के उस भ्रम में फंसा है जो व्यवस्था कभी पूरा नहीं कर सकती, और इस नाकामी का दोष वो खुद पर ले रहा है। जो कि बहुत दुखद है। बिल्कुल। हमने संपन्न वर्ग की उस अलगाववादी सोच को भी समझा जिसने खुद को एक सुरक्षित द्वीप पर कैद कर लिया है और समाज के नैतिक पतन को नजरअंदाज कर रहा है। हमने उस निर्भरता की राजनीति को परखा जहां बुनियादी हकों को तात्कालिक राहत की तरह बांटकर जनता को दीर्घकालिक समाधानों से दूर रखा जा रहा है। सही कहा। और अंत में हमने सार्वजनिक विमर्श और संसद में उस जादूगर के खेल को देखा जहां असली जीवन मरण के सवालों को भावनात्मक शोर के नीचे दफना दिया गया है। और ऐसे गहन विचारों का विश्लेषण करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। ये आवश्यक नहीं है कि कोई इस विश्लेषण के हर दावे या हर निष्कर्ष से पूरी तरह सहमति हो, लेकिन इस तरह का विमर्श हमें एक ऐसी विश्लेषणात्मक दृष्टि देता है जिससे हम अपने आसपास रचे जा रहे ध्यान भटकाने वाले नैरेटिव्स को पहचान सकें, ताकि हम उस शोर का हिस्सा न बने। एकदम। अगर हम इन संरचनात्मक रणनीतियों को नहीं समझेंगे तो हम अनजाने में उसी शोर का हिस्सा बन जाएंगे जो असल मुद्दों को दबाने के लिए पैदा किया जा रहा है। ये लोकतंत्र के स्वास्थ्य की जांच करने का एक बहुत ही कारगर तरीका है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि सतह से नीचे झांकने का प्रयास किया जाए। इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार जो मूल स्रोत की जागरूकता वाली बात को ही आगे बढ़ाता है वो यह है, इस विश्लेषण में कहा गया कि जागरूकता की कमी के कारण हमें प्रतीकों और भावनात्मक मुद्दों में बहुत आसानी से उलझाया जा रहा है। यह बात तो पारंपरिक राजनीति के संदर्भ में कही गई, लेकिन यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आज के इस डिजिटल युग में यह स्थिति कितनी और जटिल हो सकती है। ये बहुत ही दिलचस्प पहलू है ना? जब हमारी जानकारी का जो सबसे मुख्य स्रोत है यानी सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स, उन्हें ही कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया हो कि वे तार्किक सोच के बजाय केवल क्रोध, डर और तीव्र भावनाओं को ही भड़काएं। बिल्कुल, वो तो आग में घी डालने का काम करते हैं। एकदम। क्या आधुनिक तकनीक इस पहचान के संकट और ध्यान भटकाने की राजनीति को एक ऐसा अदृश्य और सर्वव्यापी हथियार बना रही है जिसकी शायद कुछ दशकों पहले कल्पना भी नहीं की गई होगी? ये वाकई सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा विचार है जो हमें अपनी दैनिक जानकारी के उपभोग पर सवाल उठाने को मजबूर करता है। इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।